हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम चैप्टर पार्ट 3 करने जा रहे हैं मेड इन एबिस मूवी 3 का डॉन ऑफ डीप सोल। पिछले पार्ट में हमने देखा था बॉन्ड रोड आ गया था, बॉन्ड रोड की एंट्री दिखाई गई थी और नानाची, रिको और रैग बिल्कुल घबरा गए थे उसको देखकर। बॉन्ड रोड कहता है, नानाची मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेसन करता है कि आखिरकार तुम आज़ाद हो ही गए, तुम आज़ाद होना चाहते थे नानाची। तो यहीं पे हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता था। अब पार्ट 3 शुरू होता है। पार्ट 3 की शुरुआत में रैग बॉन्ड रोड को बोलता है हे, बड़े गुस्से में, और कहता है तुम ही हो ना वो जिन्होंने मिटी और नानाची के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा इस काम के लिए। नानाची मेरा दोस्त है। तभी नानाची अचानक उसको एकदम रैग को रोक लेता है। कहता है बॉन्ड रोड, मैं अभी इन बातों को लेकर तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अभी सिर्फ हमें आगे जाने के लिए तुम रास्ता दे दो, हमें सिर्फ आगे जाना है। तभी बॉन्ड रोड कहता है हाँ, मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, मुझे क्या आपत्ति, मैं तुम्हें रोक थोड़ा। पर तुम्हें तो पता ही है, जो अल्टेयर की लिफ्ट है वो सिर्फ वाइट विसल के लिए एक्टिवेट होती है। उसमें ऐसे ही कोई नीचे नहीं जा सकता, लिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं वाइट विसल ओनर होना ज़रूरी है। वाइट विसल ओनर होने के उससे ही वो लिफ्ट चालू होती है। ये सारी विसल ये रेलिक होती हैं। ये एक योर वर्थ नाम के रिवर्बटिंग स्टोन से बनती है और इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड एक समान माने जाते हैं। अगर पेरेंट्स की विसल है तो चाइल्ड उस विसल का प्रयोग कर सकता है। तभी रैग रिको से पूछता है, रिको ये क्या सच बोल रहा है? तभी रिको बोलती है हाँ, होबो और ओजोन ने कुछ ऐसा ही बताया था। वैसे तो होबो की हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि होबो बताता है कि ओरिजिनल ओनर ही विसल का यूज़ कर सकता है और ओजोन बताता है कि वाइट विसल ही एक चाबी है आगे की लेयर में जाने के लिए। तभी कहती है कि तुम ऐसे ही वहाँ अगली लेयर में नहीं जा सकते, तुम्हें वाइट विसल की ज़रूरत पड़ेगी। तो तभी मुझे लगा था कि ये मेरी मॉम की विसल मुझे मेरे काम आएगी, इसलिए मैंने सोचा था कि हाँ, ये मॉम की विसल हमें आगे जाने में मदद करेगी, इसलिए मैं अपने साथ ही इस विसल को रखती हूँ। तभी पुरुषका अपने पापा से पूछते हैं कि ये क्या वाइट विसल की लड़की है क्या? तभी बॉन्ड रोड कहता हाँ पुरुषका, तुम सही समझी, तुम बहुत होशियार हो, तुम वेरी गुड, तुम इनके साथ दोस्ती करने का प्रयास करना, ये अच्छे हैं। और मैंने जो रूम तैयार करवाया है, बॉन्ड रोड कहता है इन सभी को, जाओ तुम उसमें थोड़ी देर आराम कर लो और सारी चीज़ों को एक बारी दोबारा सोच समझ लो। तभी वो पुरुषका कहता है, पुरुषका जाओ तुम इनका कमरा दिखा दो। और तभी पुरुषका कहती है हाँ पापा, मैं दिखाती हूँ इनको। पुरुषका इनको लेकर चलती है, चलो मेरे साथ चलो, मैंने ना खुद ही तुम्हारे रूम को साफ़ किया है। तभी पुरुषका के साथ ये तीनों चलते हैं। तभी रैग बोलता है चलो रिको चलते हैं। रिको सोच रही होती है विसल के बारे में गंभीरता से। तभी रिको कहती है चलो चलते हैं, और वे पुरुषका के साथ रोम की तरफ चलने लगते हैं। और बॉन्ड रोड की पूरी टीम को दिखाया जाता है। उनकी नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, इनका कुछ इसके पीछे प्लान है, ये कुछ और जानना चाहते हैं। तभी पुरुषका उनको अपने बेसमेंट का वो करवा रही होती है कि ये टॉयलेट है इधर, यहाँ इस टॉयलेट को ध्यान से प्रयोग करना, अगर इसमें नीचे गिर गए तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते। और ये स्टेयर्स हैं, ये ऑफ लिमिट है, ये स्टेयर्स यहाँ पर इसके बिल्कुल भी पार मत करना। इसके ऊपर स्ट्रेन्स हैं जो आप तुम्हारी बॉडी को ख़त्म कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये तुम्हारा रूम है, इस गोल चीज़ को घुमाओ लेफ़्ट की तरफ और तुम्हारा रूम का गेट खुल जाएगा। चलो अब इसके अंदर चलो। तभी रिको और रैग और नानाची रूम के अंदर आते हैं। रिको बहुत खुश हो जाती है रूम को देखकर और वो चारों तरफ देखती है, और तभी वो एक खाने को देखती है। कहती है ये तो फूड्स बार हैं, ये सिर्फ केव राइडरों के लिए बनाए जाते हैं जो नीचे तक डीप केव राइडिंग करते हैं। 4th लेयर के नीचे तक ये टाइप 4 फूड बार्स होते हैं, इनमें बहुत एनर्जी होती है खाने के लिए। नानाची कहता है मुझे नहीं चाहिए ये।
और जब रीको उसको टेस्ट कर रही होती है और कहती है तो दीवार जैसा टेस्ट है इसका, दीवार। तभी पुरस्कार रिको से पूछती है, तुम्हारा ही नाम रिको है ना? रिको बोलती है हाँ हाँ मेरा ही नाम रिको है। तो कहती है, पुरस्कार पूछते तुम्हें पता है रिको का मतलब क्या है? तो रिको सोच रही होती है, मुझे मतलब सोचती हूँ, चलो नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता रिको का मतलब क्या है। तो फिर पुरस्कार बोलती है, तुम्हें पता है मेरे नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है फ्लावर ऑफ डॉन। मेरे पापा ने रखा है ये मेरा नाम। वो कहती है फिर रिको पूछती है, तुमने कभी डॉन ना पुरस्कार पूछती तुमने कभी डॉन को देखा है? पुरस्कार, मैं कभी भी सरफेस पे नहीं गई हूँ। तो को बोलती मैंने कभी भी डॉन नहीं देखा है, सूरज उगता हुआ। मैं यहीं पे पैदा हुई थी नीचे ही, तो मैंने कभी भी सूरज उगता हुआ नहीं, सूरज की किरणों का महसूस नहीं किया है। तो सभी चौंक जाते हैं देख कर कि यह कभी भी ऊपर नहीं गई है, न किस पुरस्कार ने कभी भी डॉन नहीं देखा है। और पुरस्कार बोलती है, मुझे मुझे डॉन का मतलब तो पता है, और उसका मतलब यही होता है ना कि पहली लाइट लाइट चलना, लाइट निकलना। तो हाँ, सूरज की रोशनियाँ एकदम सारी तरफ उजाला हो जाना। तो फिर रिको कहती है उधर से कि तो इसका मतलब तुमने नदी भी नहीं देखी होगी। नाची मन में सोच रहा होता है, इस बॉन्डोड इतने ब्रूटल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उससे ये डॉटर रखने का सलाह कैसे रही उसने अपनी एक लड़की? क्या ये लड़की उसने हमारे नज़दीक लाने के लिए तो नहीं रखी अपने पास? मुझे तो यहीं नदी तो यहीं देखने को मिल जाती है। वैसे नदी बहुत बड़ी है ना रिको, तुम्हारा कहने का मतलब? तुम्हारी वाली नदी भी बहुत बड़ी है, पर यहाँ नीचे भी बहुत बड़ी अमेजिंग नदी है। रिको उससे और नए नए क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तुमने क्या वो देखा? तुमने सेकंड लेयर की इन्वर्टेड फॉरेस्ट देखी? क्या तुमने वो उल्टे पेड़ देखे? और जब तुमने वाटरफॉल देखा जो नीचे से ऊपर जाता है? रैक देख रहा होता है ये दोनों कितने एंजॉय कर रहे हैं और पुरस्कार कितने उत्साह से इनकी बातें सुन रही है। क्या कहते हैं, फिफ्थ लेयर पे मैंने इतनी इतनी अमेजिंग चीज़ें नहीं देखी जो तुम मुझे बता रही हो। उधर से ननाची रिको को कहता है, ननाची ना रिको, मैंने तुम्हें सबको कहा है ना कि इन्फॉर्मेशन इज पावर, तुम सारा सब कुछ बता रही हो इसको। पुरस्कार उनको कहकर चली जाती है कि बाहर से तो अच्छा यहाँ पर तुम सुरक्षित भी रहोगे। ओके, तुम सब रेस्ट करो। और उधर से फिर रिको कहती है गुड नाइट पुरस्कार, रैग भी कहता है गुड नाइट पुरस्कार। और रिको बेड पर आराम से बिल्कुल लौट जाती है। अब मैं बड़ी अच्छी नींद लेऊँगी, बहुत दिन हो गए। और रैग उसके ऊपर चादर ढक देता है, उसको सोने के लिए छोड़ देता है। और रैग भी रिको को गुड नाइट कहता है कि गुड नाइट रिको। तभी रैग अपने हेलमेट को उठाकर देखता है, मुझे तैयार रहना पड़ेगा, मुझे सोना नहीं है। तभी ये ननाची कहता है, तुम्हारे हेलमेट पे पैटर्न्स कैसे हैं? वो रैग कहता है, ये पैटर्न्स ये हर बारी जब मैं पहनता हूँ ना ये आ जाते हैं। यह किसी प्रकार की लिखाई है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें, पर यह सिंपल पहले से कुछ अलग दिख रहा है। तो ननाची कहता है, तुम्हारा मतलब थोड़े फेड हो गए हैं, हल्के दिख रहे हैं। देखो इस रैलिक में भी कुछ ऐसा ही है, सिंबल है जैसे तुम्हारा हेलमेट में है, द सेम पैटर्न है। ये रैलिक हवा प्रोड्यूस करता है, ये जो मेरे हाथ में है। इस रैलिक में जितनी बार भी हम यूज़ करते हैं इसका सिंबल फीका पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। ऐसा ही तुम्हारे रैलिक के साथ भी है। मैंने ऐसे रैलिक बहुत सारे देखे हुए हैं। तो सेम पैटर्न तुम्हारे उस पर भी है, इसका मतलब तुम्हारी भी कोई लाइफ लाइन है जो तुम यूज़ करते हो, उसके अनुसार ये तुम्हारा फेड होता जाता है। और तुम जो एनर्जी यूज़ करते हो, जितनी बार भी यूज़ करते हो उसके हिसाब से ये हेलमेट फीका पड़ता है। और ये शायद तुम्हारी इंसिक्रेटर यानी तुम्हारी जो कैनन है उससे रिलेटेड हो सकता है। तो अंडरवर्ल्ड की जो पावर है इसके रूल बदलने के लिए तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है। तुम ऐसे ही ये पावर यूज़ नहीं कर सकते हो, तुम रिको को बचा नहीं सकते, क्योंकि तुम एक बार ये पावर यूज़ करते हो तो तुम एक कचरे का ढेर बनकर रह जाते हो, तुम 2 घंटे तक बेहोश रहते हो। तो फिर कहते हैं कि मैं अगर ये यूज़ नहीं करूँगा तो मैं रिको को कैसे बचाऊँगा? ननाची कहता है, हम इसके बारे में कुछ और सोचेंगे, कुछ और तरकीब देखेंगे, कोई तो रास्ता होगा। ननाची रात को सोच रहा होता है,
कोई तो रास्ता होगा हमें आगे बढ़ते रहने के लिए। ननाची रात को उठता है और बाहर हॉल में जाता है। उसका कुछ प्रयास है, वो दुविधा में फंसा हुआ कि हम यहाँ से कैसे निकलें, बॉन्ड रोड जंगल से कैसे बचकर निकला जा सकता है। तो वो कुछ प्लान ही सोच रहा होता है मन ही मन में। वो तभी एक लिफ्ट के उस जो अल्टेयर की लिफ्ट है जो नीचे जाती है उसको देख रहा होता है। तभी उसे मिट्टी की आवाज़ आती है कि मिट्टी कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा ननाची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर बॉन्ड रोड आता है। बॉन्ड रोड उसको देख कर कहता है हेलो ननाची। हाँ तुम आ ही गए, ननाची कहता है बॉन्ड रोड को। बॉन्ड रोड कहता है ननाची को, ननाची तुम एक मिरेकल ही हो एबिस के, आखिरकार तुम मेरे पास वापस आ ही गए। तो ननाची कहता है बॉन्ड रोड मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तो वो भी कहता है हाँ मुझे भी करना है तुमसे कुछ डिस्कस। तुम थोड़ा हम दोनों टाइम लेते हैं और चीज़ों को दोबारा से समझते हैं कैसे क्या हुआ था। रिको की नींद अचानक रात को खुलती है और बाथरूम के लिए जा रही होती है। तो उसे देखती है कि सब दोनों कहाँ गए, वो तो यहाँ पे है नहीं, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो उन दोनों को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और सोचती है कि वे दोनों भी साथ में बाथरूम ही गए होंगे। तो बाथरूम की तरफ जाती है, वहाँ पर उसे ननाची और रैग नहीं मिलते। तो रिको बाथरूम को देखती है और उसके होल को देखती है और घबरा जाती है। उसको एक फ्रिंजी सी फीलिंग होती है और वो कहती है ये रास्ता पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और वो वहाँ पर नहीं जाती और जगह ढूंढती है। वो रैग रैग ननाची ननाची कर कर उनको पुकार रही होती है और उनको ढूंढ रही होती है। तभी रैग रिको एक बड़े से गोल गेट के सामने आती है और उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है उस गेट के सामने। और वो हार कर बैठ जाती है और कहती है पता नहीं कहाँ गए दोनों। अब तो जहाँ से हम आए थे वो दरवाज़ा भी बंद है और वो दरवाज़ा दिखाया जाता है। अब तो बस एक ही जगह बची है। उसको वह सीढ़ियाँ याद आती हैं जो पुरुषका ने मना की थी कि इन सीढ़ियों पर नहीं जाना है। तो पुरुषका वो रिको वहाँ पहुँच जाती है और उसे पुरुषका की बात याद आती है कि ये सीढ़ियाँ ऑफ लिमिट हैं, यहाँ पर ऊपर जाते वक्त स्ट्रेंस का प्रवाह तेज़ होता है और बॉडी पर आपका काबू ख़त्म हो जाता है। और तभी वो ओजोन की बात भी ध्यान में रखती है कि बॉन्ड रोड की तरकीब अजीब ही है, बॉन्ड रोड के सारे जो उसका घर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से रहना। तो नैना रिको भी कहती है मुझे फीलिंग तो अच्छी नहीं हो रही आ रही, पर क्या पता यहीं पर गए और रह गए नानाची। तो वह चैनों को पार कर कर सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाती है। चलो देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा धीरे धीरे जाती हूँ, अगर कुछ खतरा होगा तो मैं पीछे कूद जाऊँगी, वापस आ जाऊँगी। तो वो ऊपर चढ़ने लग जाती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही होती है वो। और उसको अजीब सा महसूस हो रहा था अपने शरीर के ऊपर। अभी तक तो शायद मुझे स्ट्रेन हिट नहीं की होगी, पर क्या पता ज़्यादा देर हो जाए अगर मैं उनको ढूंढ नहीं पाई तो। कुछ खतरा तो है, इतनी रात को मैं इतने सुनसान सी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, ये और ज़्यादा डरावना लग रहा है। ननाची रिको देखती है, उसके दांत टूट रहे थे, उस पर स्ट्रेंस का असर होना शुरू हो गया था। उसके दांत टूटे तो उसके मुंह में से खून निकल रहा था। तो तभी रिको के चेहरे पर एक कट लगता है कुछ ब्लैक कलर के ओरा से, और उसके शरीर पर जगह जगह कट लगने लग जाते हैं। उसके हाथ पे भी कट लग जाता है, पर कहता है मुझे दर्द तो नहीं हुआ। और तभी उसका शरीर एकदम, उसको ऐसा लगता है कि उसका शरीर उसके काबू से बाहर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वो अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब वो कह रहा है मुझे वापस जाना चाहिए शायद, पर ज़मीन ज़मीन कहाँ पर, उसे ज़मीन कुछ महसूस नहीं हो रही, उसे अपना शरीर ही महसूस नहीं हो रहा, उसे अपनी आवाज़ महसूस नहीं हो रही, वो अपने आप को टच नहीं कर पा रही है, फील नहीं कर पा रही है महसूस। उसको ऐसा छलावा महसूस हो रहा है कि उसकी बॉडी की शेप डिफ़ॉर्म हो रही है, बिगड़ रही है, और वो बिल्कुल
मेल्ट हो गई है, हवा में घुल गई है। अब वो कहती है इस अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं। उसे रिको को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं। अब मुझे पीछे मेरा चेहरा कहाँ पर है, पीछे होना चाहिए पर पीछे कहाँ पर, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। उसका उस पर जो स्ट्रेंस है, स्ट्रेंस का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। वो अपने शरीर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी। तो अब देखते हैं आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। पार्ट 4 में देखते हैं कि रिको के साथ क्या हुआ और वो ठीक हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो मैं आपको मिलता हूँ इसके पार्ट 4 में। आपको पार्ट 3 अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स, गुड बाय। मैं मिलता हूँ